हम लोग वैज्ञानिक पद्धति के बारे में पढ़ चुके हैं। वैज्ञानिक पद्धति अलग से कोई पद्धति नहीं होती। विज्ञान के अंदर हम जब देखते हैं कुछ विशेष गुण होते हैं, जैसे कार्य कारण संबंधों को जानना, अवलोकन का प्रयोग करना। इसके अतिरिक्त हम तर्क का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। तर्क आगमन और निगमन आधार पर पाया जाता है। विद्वान कहते हैं कोई भी पद्धति ना तो अवैज्ञानिक होती है ना वैज्ञानिक होती है, मगर किसी भी पद्धति में यदि विज्ञान के गुणों का समावेश हो जाए तो वही पद्धति वैज्ञानिक पद्धति बन जाती है। वैज्ञानिक पद्धति का समाजशास्त्र के क्षेत्र में जब प्रयोग किया जाता है तो इसके कुछ विशेष चरण हैं जिन्हें हम स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड कहते हैं। इन चरणों का उल्लेख लुंडबर्ग नामक विद्वान ने किया, पीवी यंग ने किया और भी अन्य समाजशास्त्रियों ने इसकी विधिवत विवेचना की है। जब हम इसके चरणों की बात करते हैं तो मोटे तौर पर समस्या का चयन हमें करना होता है। समस्या का चयन करने के बाद हम किन पद्धतियों का प्रयोग करेंगे, इन पद्धतियों के संदर्भ में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं उपकल्पनाओं के निर्माण पर, और उपकल्पनाओं का निर्माण होने के बाद हम संकलित तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं। इस तरह कोई भी पद्धति को हम वैज्ञानिक आधार पर समझ सकते हैं। यहाँ स्टुअर्ट चेज का भी कथन बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कहते हैं कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से। अर्थात विज्ञान मेथड से बात करता है, आप उसमें किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी कर सकते हैं। प्रोफेसर ग्रीन नामक विद्वान ने कहा है कि विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने वाले तरीकों से लिया जाता है। लैंडिस की मान्यता है विज्ञान विज्ञानी होता है, चाहे वो भौतिकवाद में हो या समाजशास्त्र में हो। ठीक इसी प्रकार जब हम इसके चरणों का संदर्भ डालते हैं तो श्रीमती पीवी यंग ने वैज्ञानिक पद्धति के 6 चरणों का उल्लेख किया है। इनके मतानुसार सबसे पहले अध्ययनकर्ता को अध्ययन हेतु समस्या का चुनाव करना होता है। जब वो समस्या का चुनाव कर लेता है तो उसके बाद कार्यशील प्राकल्पना का निर्माण करता है। यहाँ कार्यशील प्राकल्पना का मतलब है काम चलाऊ, एक ऐसी उपकल्पना, एक ऐसे कथन जो किसी अध्ययन विषय से संबंधित होते हैं, उनके बारे में हम तार्किक आधार पर कुछ कथन कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है ऐसे कथन जिनको अध्ययन कार्य करने से पूर्व बनाया जाता है। परीक्षण के बाद ये कथन सत्य भी सिद्ध हो सकते हैं और असत्य भी सिद्ध हो सकते हैं, अर्थात इन कथनों का परीक्षण अभी शेष रहता है। इसके बाद जब हम उपकल्पनाएं बना लेते हैं तो वैज्ञानिक प्रविधियों की सहायता से हम घटना के अंदर जांच करते हैं, खोज करते हैं, अवलोकन करते हैं। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, अवलोकन का तात्पर्य 3 प्रकार से है। जब अध्ययनकर्ता पूरी तरह उत्तरदाता के समूह में जाकर रहने लग जाए, उनकी तरह दैनिक क्रियाओं को संचालित करने लगे, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो पूर्ण सहभागी अवलोकन कहलाता है। कभी कभी अध्ययनकर्ता के पास इतना समय नहीं होता कि वे उत्तरदाता के समक्ष जाकर उनके साथ अंतःक्रिया कर सके। उनकी जानकारी में वो आधे समय के लिए, यानी कुछ समय के लिए उनके साथ रहता है, बाकी अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने घर आ जाता है। ऐसी स्थिति में थोड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि उत्तरदाता को भी पता है कि ये व्यक्ति हमारे बीच में 5-6 घंटे रहेगा। ऐसी स्थिति में वो थोड़ा अभिनय भी कर सकता है। इस अर्थ में उत्तरदाता तथ्यों को छिपा लेता है। विद्वान इसे अर्ध सहभागी अवलोकन का नाम देते हैं। एक होता है असहभागी अवलोकन। इस अवलोकन में अध्ययनकर्ता उत्तरदाता के सामने आता ही नहीं है। वो एक जासूस या गुप्तचर की भांति दूर खड़ा होकर घटना को घटित होते हुए देखता है। उसके अंतर्मन में यह विचार होता है कि मैं घटनाओं को देखकर उन घटनाओं के संदर्भ में अपनी विधिवत तार्किक व्याख्या को प्रस्तुत करूं। इस तरह वो तथ्यों की खोज करता है, क्रॉस चेक करता है,
उत्तरदाता की बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा, उसके कॉन्फिडेंस को जांचता है। उसके बाद जो संकलित तथ्य होते हैं चौथे चरण में उनका आलेखन कर लिया जाता है, मतलब उनको विधिवत किसी पृष्ठ पर लिख लिया जाता है कि किस तरह की सूचनाएं हमको प्राप्त हुई है। उदाहरण के लिए हम किसी समूह व्यवहार में उनकी परंपराओं का अध्ययन करें तो परंपराएं किस तरह निर्वहन कर रहे हैं, इन परंपराओं का पूर्वजों के द्वारा क्या विधिवत तरीका बताया गया था, क्या इसका वैज्ञानिक आधार होगा, इस परंपरा का निर्वाह करने में आधुनिक तत्वों का कितना प्रभाव आ चुका है, नई पीढ़ी के लोग उस परंपरा को किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इनको हम विधिवत लिख लेते हैं। पांचवें चरण के रूप में जब हमारे पास संपूर्ण जानकारी के तथ्य लिखे हुए आ जाते हैं तब उन तथ्यों को हम वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। और वर्गीकृत करने का आधार यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि जैसे मान लीजिए जाति संबंधी जो प्रश्न हैं उन जानकारियों को हमने अलग पृष्ठ पे लिख लिया। जैसे आप किस जाति से संबंध रखते हैं, आपकी जाति का परंपरागत व्यवसाय क्या है, आपकी जाति के लोग सरकारी सेवा में जा रहे हैं या गैर सरकारी सेवा में या प्राइवेट सेक्टर में हैं, आपकी जाति के लोगों में पलायन कितना हो रहा है, शहरों में कितने लोग गए, प्रवसन की प्रक्रिया कैसे अपनाई, ये सारी बातें जाति संबंधी अलग कॉलम में लिखी जाएंगी। अब मान लीजिए अब दूसरे कॉलम की बात करें तो उनके व्यक्तिगत जीवन में उनके धर्म हो सकता है, उनके आवास के प्रतिमान कैसे हैं, मनोरंजन कैसा करते हैं, खाली समय का उपयोग कैसा करते हैं, इन सब जानकारियों को अलग एक वर्गीकृत कॉलम में लिख लिया जाता है। इसको हम कहेंगे कि जो हमारा डेटा है, जो हमारे तथ्य आए हैं, उनको हमने अलग अलग क्लासिफाइड करते हुए वर्गीय संरचना के अंदर रख लिया है। अगले चरण के अंदर हम वैज्ञानिक सामान्यीकरण करते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि वैज्ञानिक सामान्यीकरण का अर्थ है कि विद्वान अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में जाकर एक ही समस्या को अलग अलग लोगों के साथ डिस्कस करता है, वहाँ से तथ्य प्राप्त करता है, और यदि बहुत सारे भौगोलिक क्षेत्रों में लगभग समान परिणाम आ जाते हैं तो उसको एक सामान्य कार्यकारी तार्किक वाक्य मानते हुए सामान्यीकरण की प्रक्रिया में अपना लिया जाता है। यहाँ वैज्ञानिक पद्धति के ये संदर्भ श्रीमती पी.वी. यंग ने बताए। इसके अतिरिक्त ओवरऑल यदि हम बात करें, जब किसी विषय की अध्ययन वस्तु में वैज्ञानिक पद्धति को हम काम लेते हैं तभी वो विषय विज्ञान कहलाने का अधिकारी होता है। यह वैज्ञानिक पद्धति के चरण की महत्वता है। अर्थात कोई भी विषय है उसके अध्ययन वस्तु में यदि हमने वैज्ञानिक पद्धति काम में नहीं ली तो वह विषय विज्ञान कहलाने का भी अधिकारी नहीं रहेगा। अतः यह सिद्ध हो गया, पद्धति का प्रयोग वैज्ञानिक हम करें तो वह विषय भी विज्ञान बन जाता है। कार्ल पियर्सन तो यहाँ तक कहते हैं कि सत्य तक पहुँचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई लघु मार्ग नहीं है। यदि हमें विश्व का ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से ही आगे बढ़ना होगा। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति के बहुत उपयोग होते हैं और इन उपयोगों को करने के संदर्भ में लुंडबर्ग ने, पी.वी. यंग ने, सी.ए. मोजर ने, स्टुअर्ट चेज ने मिलकर एक कॉमन 10 चरणों की व्याख्या की है कि किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में इन 10 चरणों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रथम नंबर 1 पे आता है समस्या का चुनाव। हम कोई भी समस्या को चयनित करते हैं। अब वो समस्या या ध्यान देने योग्य बात यह है, ना तो मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए ना वो कपोल कल्पित होनी चाहिए। समस्या ऐसी हो जो प्रत्यक्षतः अध्ययन की जा सके। जैसे हम बात करें कि आज स्पेस के अंदर बहुत पोल्यूशन हो गया है। अब ये पोल्यूशन बिल्कुल सत्य है कि हमारी सामाजिक संरचना इससे प्रभावित हो रही है, मगर अंतरिक्ष के ई कचरा के माध्यम से या सैटेलाइट्स लॉन्चिंग के माध्यम से जो पोल्यूशन हो रहा है उसका अध्ययन हम तथ्यात्मक नहीं कर सकते, ये अनुमान पर आधारित होगा। तो हमें ध्यान रखना होगा समस्या का चयन ऐसा किया जाए जो तथ्य अध्ययन करने योग्य हों, जिनका परीक्षण किया जा सके, और उन तथ्यों को हम अध्ययन करके एक नई दिशा दशा दे दें तार्किक वाक्य के रूप में। तो पहला तो समस्या का चुनाव है। नंबर 2, अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण। आप किन ऑब्जेक्ट को लेकर स्टडी कर रहे हैं? आपका ऑब्जेक्ट सिद्धांत बनाना है, समस्या का निदान करना है, अथवा किसी समस्या का केवल आपको परिचय प्राप्त करना है? तो जो भी समाजशास्त्रीय घटना का आप विषय के रूप में चयन करेंगे, आपका उद्देश्य
पहले से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इस उद्देश्य के आधार पर हम अध्ययन करना चाहते हैं। इसके बाद हमें उस विषय से संबंधित कुछ काल्पनिक कथनों का निर्माण करना होगा। ये कथन नकारात्मक भी हो सकते हैं नल हाइपोथेसिस के रूप में, ये कथन सकारात्मक भी हो सकते हैं और इसे हम कार्यशील उपकल्पना कहते हैं। नंबर 4 में हम जब उपकल्पना बना लेते हैं तो हमें अध्ययन क्षेत्र और अध्ययन की इकाइयों का निर्धारण करना होगा कि हम किस एरिया में काम करेंगे, किन लोगों के साथ काम करेंगे, ये हमें पहले से निश्चित हो जाना चाहिए। 5वें चरण के रूप में अध्ययन पद्धति का एवं यंत्रों का चुनाव। यहाँ कोई यंत्र से तात्पर्य मशीन से नहीं है, यहाँ यंत्र से तात्पर्य है कि आप किन टूल्स को लेकर काम करेंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति मृत हो गया है, महापुरुष था, उसके बारे में हमें जानना हो तो देखिए प्रश्नावली, अनुसूची, अवलोकन, साक्षात्कार बिल्कुल आपके काम के नहीं है। उदाहरण के लिए यदि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अध्ययन करना हो तो वो तो इस वक्त उपस्थित नहीं है, लेकिन हमारे पास उपस्थित क्या है, सेकेंडरी डेटा। उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को हम पढ़ सकते हैं, पुस्तकालय के अंदर उनकी जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं, उनके आश्रम में जो उनके लिखे हुए पत्र थे उनको पढ़ा जा सकता है। और यदि हम वीडियो रिकॉर्डिंग्स निकालें, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स निकालें तो उस ज़माने में जो उन्होंने भाषण दिए उनकी क्लिपिंग्स जो संग्रहालय में रखी हुई हैं उनको आप सुन सकते हैं। उन सबको सुनने के बाद महात्मा गांधी जी के मौलिक विचार क्या थे, वो किस तरह महिलाओं के बारे में सोचते थे, उनका समाज के हरिजनों के प्रति क्या प्रेम था, महिलाओं के प्रति उनका कैसा भाव रहा होगा, काले गोरे के भेद के आधार पर दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ क्या अत्याचार हुआ, वो सब उनके ग्रंथों में पता लगता है। उन्होंने किस प्रकार राम राज्य की परिकल्पना करते हुए ग्राम स्वराज की बात की, अहिंसा को किस तरह अपना शस्त्र बनाया, ये सारी बातें हम उनके वीडियो ऑडियो क्लिपिंग उनकी पुस्तकों के माध्यम से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ यंत्रों का चयन, हम किन पद्धतियों का प्रयोग करेंगे। 6ठे चरण में हम जो भी तथ्य प्राप्त करते हैं उनका जो संकलन करते हैं, उनका अवलोकन के आधार पर अध्ययन करते हैं। उनमें कोई अनावश्यक तथ्य हो तो उसको भी हम अलग डिलीट कर देंगे और उसको सार्थक जानकारियों को एकत्रित करते हैं। तथ्यों का वर्गीकरण 7वें चरण में आता है, उसमें हम विश्लेषण करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। 8वें चरण का आधार है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर हम प्राप्त सूचनाओं का एक तार्किक वैज्ञानिक आधार पर समतुलना करते हैं। उसके अर्थ में हमें जानकारी मिलती है कि यह जो कथन का निष्कर्ष हमने निकाला है, हमारी उपकल्पनाओं का परीक्षण किया है, ये परीक्षण क्या सार्थक होगा, क्या उसमें कुछ कमी है, इन सबको ऑब्जर्व करने का यहाँ पे आधार है। इसके बाद हम पुनर्परीक्षण करते हैं, कोई जानकारी हमारी छूटी तो नहीं है, किसी जानकारी का कोई महत्व रहा हो और हमसे वो अनभिज्ञ है तो उसका भी हमें पता करना पड़ता है। अंतिम चरण के रूप में भविष्यवाणी करना, इसका अर्थ है कि जब हमारे पास अनुभव आ जाता है, जब हम सार्थक जानकारियों को प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये सार्थक जानकारियों के आधार पर हमारे पास आनुभाविक परिपक्वता आ जाती है। इसके आधार पर हम किसी भी घटना के संदर्भ में पूर्व अनुमान नहीं बल्कि अपने अनुभव को जोड़ते हुए भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पास्ट का हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने इकाइयों का अध्ययन किया है, फेस टू फेस उनसे हम मिले हैं, तो हम इसको तार्किक आधार पे कह सकते हैं कि इसका भविष्य क्या होगा, भविष्य में इसके क्या तार्किक विवेचना की जा सकती है। ये सब चरण थे। अब इसके अंतिम चरण में हम पहुंच रहे हैं, वो है सामाजिक जो अनुसंधान होता है उसमें वैज्ञानिक पद्धति का क्या उपयोग है, इसकी हम व्याख्या करें तो कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है कि सामाजिक अनुसंधान को वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि तर्क दिया सामाजिक घटनाओं की प्रकृति बड़ी जटिल होती है। नंबर 2, सामाजिक घटनाएं बदलती रहती हैं। नंबर 3, सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। नंबर 4, सामाजिक घटनाओं को नापा तोला नहीं जा सकता, मापन का इसमें अभाव है। और नेक्स्ट है सामाजिक घटनाओं के कार्य कारण संबंधों को ज्ञात नहीं किया जा सकता। या मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी भी अनुसंधान में सामाजिक अनुसंधान को वैज्ञानिक नहीं माना गया, ऐसा कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है। वास्तव में तर्क सही भी है। आप किसी निर्जीव पदार्थ पर प्रयोग करें, उदाहरण के लिए
नमक को किसी भी एसिड में डालें तो आपकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नमक सही है या गलत है, कोई दुष्परिणाम हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन एक किसी व्यक्ति विशेष का आप अध्ययन करें और संयोग से वो आपकी जाति का हो तो आपकी भावनाएं कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ जाती है। अब ये जुड़ना क्या है, आप कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए। घटनाएं प्रकृति के आधार पर जटिल होती हैं, बदलती रहती हैं और इसमें सार्वभौमिकता का अभाव रहता है। आज भारत में कोई श्रमिकों का संबंध है, जरूरी नहीं है जापान में वैसा ही हो और अमेरिका में वैसा ही हो, क्योंकि सजीव इकाई होने के कारण इनमें थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है। फिर दूसरी बात, सामाजिक घटनाओं की तीव्रता को आप नाप नहीं सकते। जैसे मैं आपसे कहूं कि वहाँ संघर्ष हुआ तो संघर्ष की इस अवधि के अंदर वहाँ संघर्ष को कोई हमारे पास किलोग्राम मीटर में नापने का तरीका नहीं है, क्योंकि ये जो तथ्य हैं ये वस्तुनिष्ठ नहीं है, ये व्यक्तिनिष्ठ तथ्य है। किसी व्यक्ति के प्रति किसी का कितना स्नेह है इसको नापा नहीं जा सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये नापतोल का अभाव होना भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट आता है, सामाजिक घटनाओं के कार्य कारण संबंधों को ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी घटना के घटित होने के पीछे मात्र एक ही कारण होगा, ये गलत है। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वो एक कारण बड़ा प्रभावी हो, लेकिन सहायक रूप में भी कई कारण हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके विधिवत कारणों को हम जान नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक विज्ञान और उसके क्षेत्र में किए गए जो अनुसंधान हुए उनको वैज्ञानिक कैसे माना जाए, यह एक प्रॉब्लम आती है। लेकिन यह सत्य भी हमें स्वीकार करना होगा कि आज विभिन्न प्रकार के समाज विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि ये बड़े तार्किक है। इसके पीछे तर्क क्या दिया गया, क्या इसके पीछे कारण है, उसका हम उल्लेख करें तो पहला है, समाजशास्त्रीय अध्ययनों में क्या है में रुचि ली जाती है। अर्थात हम आदर्शवादी नहीं बनते, हमें पता होता है कि हमें अध्ययन क्या करना है। जैसे जाति का क्या अर्थ है, जाति की क्या भूमिका है। हम ये बात नहीं करेंगे कि जाति कैसी होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं, क्या है। तो पहली चीज क्या होना चाहिए का अध्ययन होता है। तात्पर्य है कि समाजशास्त्र में घटनाओं का वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन किया जाता है, उनका यथार्थ चित्रण हम करते हैं। दूसरा है, समाजशास्त्रीय अध्ययनों में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है और उनके आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है। कार्य कारण संबंध का अर्थ है कि हम विधिवत किसी भी तथ्य के मर्म तक पहुंचते हैं, उसके घटित होने के कारणों की चर्चा करते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि किसी भी घटना के घटित होने में कौन से कारक या कारण जिम्मेदार रहे थे। उनके आधार पर हम सामान्यीकरण करते हैं, जनरलाइजेशन, और ये जनरलाइजेशन हमें कार्यकारी तार्किक वाक्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक अनुसंधान में हम वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं और ये वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना ही यहाँ पे हमें सार्थक आधार पर महत्वपूर्ण स्थिति में ले आता है। यानी हमारे सामने एक ऐसा आधार उत्पन्न कर देता है जो हमें बताता है कि हम वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन कैसे करें। प्यारे विद्यार्थियों, वैज्ञानिक पद्धति के ये चरण हैं, इनको मोटे रूप में हमने देखा। वैज्ञानिक पद्धति में अवलोकन का, प्राकल्पना का, यहाँ वर्गीकरण का, विश्लेषण का एक विशेष महत्व रहता है, इनकी हमने चर्चा की। अब इसमें कुछ छोटे बड़े प्रश्न बनते हैं। जैसे परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि किस विद्वान ने विज्ञान की परिभाषा में 6 विशेषता बताई, तो उत्तर इसका आएगा हमेशा बर्नार्ड नामक विद्वान ने इसकी विशेषता को उल्लेख किया है। इसके अलावा प्रश्न इसमें अक्सर बनता है कि किसने कहा कि विज्ञान का संबंध पद्धति के साथ है, ना कि विषय सामग्री के साथ। इसमें उत्तर आएगा स्टुअर्ट चेज। स्टुअर्ट चेज कहते हैं कि भाई पद्धति महत्वपूर्ण है, विषय सामग्री महत्वपूर्ण नहीं होती। एक प्रश्न इसमें यह बनता है कि किस विद्वान ने कहा कि वैज्ञानिक अध्ययन का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई लघु मार्ग नहीं है, तो उत्तर आएगा इसका कार्ल पियर्सन ने इस तरह का तर्क दिया था। ठीक इसी प्रकार ग्रीन का भी इसमें उल्लेख होता है कि विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने के तरीकों से लिया जाता है, यानी तरीके अधिक महत्वपूर्ण है, इसमें ग्रीन का उल्लेख दिया गया है। ठीक इसी प्रकार वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं के बारे में जब बात आती है तो विशेषताओं के संदर्भ में वैज्ञानिक पद्धति की जो प्रमुख 5 विशेषताएं हैं उनके बारे में गिलिन नामक विद्वान ने बताया था। देखिए,
ये जो वैज्ञानिक पद्धति है ये न केवल समाजशास्त्र में अपितु हर समाज विज्ञान में कारगर सिद्ध होती है और इसके आधार पर हम कहीं ना कहीं तार्किक अध्ययन कर सकते हैं और ये किसी भी अध्ययन का एक वैज्ञानिक आधार प्राप्त करती है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपने इस टॉपिक में वैज्ञानिक पद्धति की चरणों को समझा होगा और अगले टॉपिक में हम एक नए विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होते हैं। आपने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद।